सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यह भाग 2 डीएलएड विषय का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। जी हाँ, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान कौन करती है। इसका ऑप्शन दिया गया है कि परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार। जी हाँ दोस्तों, परिवार जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का। जी हाँ, सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया की प्रथम सोपान क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। जी हाँ, जिज्ञासा होना चाहिए सीखने की, और सीखने की प्रथम सोपान जिज्ञासा कहलाता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न, संवेग क्या है। जी हाँ दोस्तों, संवेग किसको कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। जी हाँ, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन को ही संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। जी हाँ, अगर कोई बालक अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका कारण क्या हो सकता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण ये सभी है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ, अगर कोई बच्चा अगर अपराधी प्रवृत्ति अगर उसमें विकसित हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन कहता है कि परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। जी हाँ, परिवार का वातावरण ही बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति विकसित करने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु जो बच्चे विशिष्ट है उसके शिक्षा हेतु शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है कि अपने पहनावे पर या अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, तभी विशिष्ट बालक जो है वो सही से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए, तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन कर रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है कि छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, या उनके व्यवहार के कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न जो एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा और ऑप्शन लगेगा कि लगता है कि चारों आंसर सही है, तो इसमें विशेष ध्यान देना होगा और जो पॉजिटिव बात होती है उस पॉजिटिव बात को ही उसमें रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके व्यवहार के कारण जानना चाहिए। जी हाँ, बच्चे के व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि आखिर वह इस प्रकार का अगर व्यवहार कर रहा है उसका कारण क्या है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि मनोविज्ञान के अनुसार। जी हाँ, मनोविज्ञान के अनुसार
बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो बाल विकास की सबसे जटिल व कठिन अवस्था है। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जी हाँ दोस्तों, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, वृद्धि को प्रभावित करता है पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी और आहार भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले वे विद्यालय को, घर को, इनमें से सभी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जी हाँ, घर को ही माना जाता है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा। ऐसा तो यहाँ देखा जाए तो भाषा जो सभी जगह सीखा जाता है, प्राथमिक कक्षा, प्ले वे विद्यालय में और तो इनमें से सभी में, लेकिन जो प्रथम कक्षा जो माना जाता है दोस्तों वह है घर को। जी हाँ, घर। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? कभी कभी, या कभी नहीं, या नियमित, या जब छात्र कहे तब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमित। जी हाँ, शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए, यानी रेगुलर करनी चाहिए। नेक्स्ट है 12 नंबर का, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे? ऑप्शन है कि डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुबंधन द्वारा। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चा में अगर बुरी आदत है तो उसको सुधारने के लिए हम डांट डपट नहीं करेंगे, दोषारोपण भी नहीं करेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुबंधन द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? जी हाँ, कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंद बुद्धि। जी हाँ, अगर कोई बच्चा अगर मंद बुद्धि है तो ये केवल जन्मजात हो सकता है, दृष्टि दोष जन्मजात नहीं होगा। दोस्तों जन्मजात कहते हैं कि जो जन्म से ही अगर किसी बच्चे में होता है तो वो जन्मजात होता है। तो दृष्टि दोष जन्मजात नहीं, वो जन्म के बाद भी हो सकता है। श्रवण दोष भी जन्म के बाद हो सकता है। मूक बधिर ये भी जन्म के बाद हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि जो है यह जन्मजात है। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? जी हाँ, किस इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। जी हाँ, डेसिबल। नेक्स्ट है 15 नंबर का, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूक बधिर बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे मूक है यानी कि गूंगा है और जो बहरा है, तो मूक बधिर बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? जी हाँ, कौन सा वाद है जो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनावाद। जी हाँ, अगर बच्चे अगर रचना करता है तो उसे स्वयं के ज्ञान के निर्माण का उसे अवसर प्रदान किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी, रचनावाद। नेक्स्ट है 17 नंबर का, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? जी हाँ, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? ऑप्शन है आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता पर। जी हाँ, सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का,
सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, तो वह, इसका आंसर क्या होगा कि बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि जब जब सुलेखा बच्चों के साथ वो हमेशा बातचीत करती रहती है, तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। जी हाँ, यह भाषा में सतत व्यापक और मूल्यांकन का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जी हाँ, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना ही सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। जी हाँ, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन है कि किताब पढ़ना, अंताक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना या अनुभव बांटना व बातचीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुभव बांटना व बातचीत। जी हाँ, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका जो है वह है अनुभव बांटना व बातचीत। नेक्स्ट है 22 नंबर का, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना। जी हाँ, बाल्यावस्था का जो प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह है सामूहिकता की भावना, क्योंकि बच्चे 6 से 12 साल की आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था। और दोस्तों, बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है वह है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है 23 नंबर का, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। जी हाँ, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। जी हाँ, उपर्युक्त में से सभी, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो ये सभी संवेगों की तीव्रता जो प्रकट होती है किशोरावस्था में, तो ये सभी संवेग की तीव्रता प्रकट होती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो उन बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन है कि मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो दोस्तों, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखेंगे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है। जी हाँ, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। ऑप्शन है आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निगमनात्मक विधि में। जी हाँ, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया संबंधित है निगमनात्मक पद्धति से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।